चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक्सीड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदर्श कीर्ति मिश्रा। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि मैं आप सभी को कुछ न कुछ बेहतर देता जाऊंगा। आज इसी क्रम में निरीक्षण की जो क्लास बची है उसको होल्ड करते हुए, ताकि आप सब थोड़ा रेडी हो जाए, उसके लिए आगे का उसका मैं जितना भी बचा हुआ पोर्शन है वो करवा दूंगा। लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपको थोड़ा सा ग्रामर के एमसीक्यूज, क्योंकि क्लास 10th में, ये क्लास 10th के हिसाब से क्लास होने वाली है और आपके 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में ऑप्शनल रूप से आते हैं। उन ऑप्शनल को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बहुत बेहतर तरीके से करवा दूं। और इसी क्रम में मेरे पास करीब 100-200 मेरे खुद के बनाए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज में, जो कि आपके लिटरेचर से हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से, क्लास 10th के लिए वो मैं करवाऊंगा। तो ये जो आज की क्लास होने वाली है वो क्लास 10th के बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों बने रहेंगे और जो मैं आपको आज करवाने वाला हूं मैं बताता जाता हूं आपको, वो है एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज आपके होने वाले हैं ग्रामर टॉपिक से। आपको टोटल मिलेंगे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आज। और ये क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, कहां पर आते हैं? हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछे जाते हैं और ये एक अच्छा रोल निभाते हैं आपके परसेंटेज को बूस्ट करने में और परसेंटेज को गिराने में। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को सही कर दिया, तो एक छोटी सी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अब इस सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिल रहे होते हैं और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलने के बाद ये जो 20 मार्क्स हैं सबसे ज्यादा आपके क्लास में, सबसे ज्यादा आपके मार्क्स बूस्टर का काम करते हैं। और अगर आपने इन 20 क्वेश्चंस को ढंग से कर लिया, एमसीक्यूज को, तो ऐसा देखेंगे कि आपको 20 और 30 मतलब 50% आपका पेपर बेहतर हो जाता है। आप 50% लाने के काबिल ऑलरेडी हो जाते हैं, क्योंकि 30% आपको मिल जाता है, 20% आपको इनसे मिल गया। लेकिन ये इनसे ऐसे मिल नहीं गया, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर चैप्टर से, हर ग्रामर के टॉपिक से, हर न्यूमेरिकल से, हर जगह से, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, न्यूमेरिकल इन द सेंस फिजिक्स की बात मैं कर रहा था, तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं अगर आपने उन्हें ध्यान से कर लिया है और आपको प्रिपेयर्ड है, तो आप ये 20 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, तो 50% आपकी तैयारी ऐसे हो जाती है। बचते हैं रिमेनिंग 50, जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप में आते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में आएंगे और उसको करने के लिए बेटा सबसे बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ होती है वास्तव में पढ़ाई, कि आप यहाँ कितने मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको मिल रहे हैं, पर मेन पढ़ाई जो होती है वो यहाँ की होती है। यहाँ आप देखेंगे कि आपको मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारा समय वेस्ट ना करते हुए मैं फटाक से आगे बढ़ूंगा और आपके लिए लेकर आता हूं ये क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को मेरी कोशिश है कि मैं आपको, आपके इन क्वेश्चंस को क्या करूं, इन्हें, एक तो यही सबसे बड़ी समस्या है ना? ये सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, ये गलत बात है। ये रहा आपका, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये समस्या टेक्नोलॉजी के जमाने में सबसे ज्यादा यही होता है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, मैं आपके सामने, अरे भाई आपको जाना नहीं है, इधर ही रहना है। पहला प्रश्न मैं आपके सामने लाकर रख रहा हूं और आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा
के लिए कलर भी चेंज करना होगा भाई। बड़ी बड़ी विडंबनाएं और बड़ी विकट समस्याएं हैं। या तो ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये लिया जा सकता है, ये ज्यादा सोवर लुक रहेगा और आपको दिखाई भी पड़ेगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। क्या, मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा डाउट है, क्या आप सभी को ये विजुअल है? अगर ये विजुअल नहीं है तो फिर ये दिक्कत वाली बात है, मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा समय लेता हूं आपसे और मैं कोशिश करता हूं कि इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। और इसको जूम करने के लिए जितना मुझे अंदाजा है कि इसे जूम करने के लिए थोड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको एडिट करने के लिए। मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं एडिट कर दूं आपको। कहीं चला गया, कहाँ गया मुझे नहीं पता। और मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि ये मैं जो एडिटिंग है वो बेहतर तरीके से कर दूं। हाँ ठीक है, एक चीज में तो मैं सफल हो गया, दूसरी चीज में मुझे सफल होना है। मैं कोशिश में हूं बच्चों, देखता हूं कि क्या गुल खिलाता है, मेरी कोशिश कितनी रंग लाती है। क्या मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर सकता हूं? तो मुझे लगता है हाँ, इसे हाँ किया जा सकता है। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन अलॉट बच्चों, ये किस्मत मेरी साथ दे रही है। जी हाँ, और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। मेरी उम्मीद भी यही है कि आपको दिखाई भी पड़े। चलिए, वेल, यहां से शुरुआत अब कर देते हैं और मैं इसे मिटा भी देता हूं। चलिए देखिएगा, आप आ जाइए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। और आपके सामने एक ऑप्शन दिया है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा ऑप्शन दिया है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑप्टेटिव सेंटेंस और चौथा ऑप्शन दे रहा है बेटा, क्या दे रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिएगा और ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कौन सा सेंटेंस है। तो आपसे पूछ रहा है मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। बेटा ये सेंटेंस क्या कह रहा है, इसका सेंस क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बेटा सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है कौन सा बेटा, ये हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब क्यों होगा तो मैं बताऊं, मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ये एक तरीके का विश है, ये एक तरीके से ये मान लीजिए ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस है। और ये क्यों है मैं आपके सामने इसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं तो आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता क्या क्या है मैं वो आपके सामने रखूंगा, आप क्लियर हो जाएंगे। तो विश करना, परमिशन मांगना, और परमिशन मांगने के अलावा आप जब किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, कर्ज, तो ये जो है दुआ देने का काम कर रहा है। ब्लेसिंग्स क्या बोल रहा है बेटा, ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स देने का काम कर रहा है। और इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ये आ रहा है टाइप ऑफ सेंटेंस से। दूसरा क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट फिनिश्ड हिज असाइनमेंट क्विकली। अब बताइएगा विच पार्ट इज द प्रेडिकेट। अब यहां बताना है इस सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन सा है। तो एक बात बताऊं मैं, सब्जेक्ट को छोड़कर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो बेटा सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, आंसर बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनिश्ड हिज असाइनमेंट क्विकली। क्यों, ये जो आपका एरिया है, ज्यादा दूर चला गया मैं, फिनिश्ड हिज असाइनमेंट क्विकली, ये जो है आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, और ये बाकी बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट के अर्थात सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट कहलाता है और एक प्रेडिकेट कहलाता है। और सेंटेंस को लेकर के अलग अलग धारणाएं भी हैं और जो कि सब सच हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के दो सेंटेंस के दो पार्ट, दो टुकड़े होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट।
फिर आप सेंटेंस के टाइप पर आएंगे तो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से वो टाइप हैं, ये इन जनरल जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। कौन कौन से, तो असर्टिव, और इसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, है ना, ये सारी चीजें। मैं कहिए तो एक पेज लेकर के आपको साथ में लिखवाता भी जाऊंगा, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए, जरूरत पड़ेगी तो फिर उसे भी बता दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपसे कह रहा है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। क्या बताना है बेटा, आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों सेंटेंस हैं और चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। बताइएगा कौन सा। शी sings and he dances। कह रहा है वह नाचती है और वह गाती है और वह नाचता है। देखिएगा, although it was raining we went for a walk। यद्यपि it was raining, वहां बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी। we went for a walk, उसके बावजूद हम क्या करने गए, टहलने चले गए। देखो वेले लोग हैं ये, बारिश हो रही फिर भी टहलने चले गए। कुछ लोगों को बारिश में देखना भी पसंद होता है ना, इसीलिए। अब आगे देखिए, आई लाइक कॉफी, एक ये सेंटेंस है। ये तो बेटा सिंपल सेंटेंस है, देखने में समझ में आ रहा है। एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और एक वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। द रेन स्टॉप्ड बट द स्ट्रीट वर स्टिल वेट। बारिश रुक गई थी पर रास्ते क्या थे, अभी भी गीले थे। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, और मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, हालांकि यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, आपके चैनल पे। मैं अभी मौका निकालूंगा। फिलहाल तो आपको टारगेट करना है कि आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, जिन्हें आप अपने पास रख लें। और इसके बाद जब मौका पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, मैं इन क्लासेस को कंटिन्यू रखूंगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ाते रहेंगे और मैं हर टॉपिक को डीपली कवर करता जाऊंगा। ग्रामर पढ़ने में मजा आ जाएगा मेरे साथ, आपको बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ इस चैनल पर। ध्यान दीजिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेटा कहता है कि पहली चीज तो एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, दूसरा एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। दो चीजों को मिलाकर, कौन सी चीजें, दो चीजें, कौन कौन सी वो दो चीजें हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। जब ये दो क्लॉजेस आपस में जुड़ते हैं, किसके माध्यम से, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किसके माध्यम से बच्चों, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हालांकि लिखने का कोई देखो अभी टाइम नहीं है, अभी आपको सिर्फ बताना है, इसलिए मैं सिर्फ मुंह से बोल के बता दे रहा हूं आपको, आप सुनेंगे समझेंगे और बस। सुनिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो चीजों का मेल होता है, दो सेंटेंसेस का मेल होता है। कौन कौन से वो दो सेंटेंसेस हैं, तो पहला होता है आपका कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद और क्या करते हैं, अगर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं यूज होने वाला सेंटेंस है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी ऑप्शन में होता है, जिसके जरिए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, मैं एक बार यहां लिख दे रहा हूं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, और इन दोनों को जोड़ने का काम, ब्रिज का काम कौन करता है, तो करता है बेटा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और या तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन करता है। कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन करता है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो इसके लिए बेटा आपको प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ाता जाऊंगा एक एक करके धीरे धीरे सारी चीजें। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेटा बी ऑप्शन सही होगा। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ये ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, यहां तक एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहां वी वेंट फॉर अ वॉक, और इसमें जो ये ऑल्दो वर्ड है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। यूज क्यों, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है ना, इसकी वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे के लिए, चौथे के लिए, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज, कौन सा, प्लीज क्लोज द डोर क्वाइटली। कह रहा है भैया चुप्पे से दरवाजा बंद करो, कौन सा है। अब देखो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट जहां होता है वहां पे क्या हो जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है।
उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगले वाले में, कन्वर्ट द सिंपल सेंटेंस। इसको कह रहा है कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस, कन्वर्ट द सिंपल सेंटेंस, इसको कन्वर्ट करना है। देखिए, बिसाइड बीइंग इंटेलिजेंट ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब इसको कहां करना है, इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। कह रहा है इस सेंटेंस को कहां चेंज करिए, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करिए। तो ऑप्शन दिया है 4, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। देखिए, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब इसको बदलने, सिंपल से कंपाउंड में बदलने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अब ये आपके मैंने एमसीक्यू में डाल दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आपको 2 नंबर का, ये क्लास 12th के बच्चों को 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 12th के बच्चों के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है और कहां पूछा जाता है, तो सिंथेसिस एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बेटा, क्लास 12th के बच्चों के लिए एक चैप्टर है सिंथेसिस। सिंथेसिस एक चैप्टर है जहां कन्वर्जन करवाया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जाता है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल का कंपाउंड में, कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके सिंथेसिस करवाया जाता है। सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करवाया जाता है। यहां पर सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। ऑप्शन दिया गया ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इनको चेंज करने का कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ इनके रूल्स रेगुलेशंस है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उनके जरिए आप जान पाएंगे कैसे। मैं थोड़ी सी चर्चा जरूर करता जाऊंगा कि एक सिंपल और कंपाउंड है। कंपाउंड सेंटेंस में होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो कंपाउंड सेंटेंस में बेटा एक से अधिक, मतलब 1+ क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। और इनको जोड़ने का काम करता है कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है बेटा। कौन करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है इनको जोड़ने का काम। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं इनको मिटा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं होना चाहिए, आपको सब कुछ दिखाई देना चाहिए, क्लियर एंड क्लियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना, चलिएगा। इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए थे, इनके आंसर्स आप करते जाइएगा। अब आगे देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए, मैं आगे आता हूं। आपके क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है इस समय क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना है। सिंपल को कंपाउंड में चेंज करते समय हमें जो रूल्स रेगुलेशन आएंगे तो आ जाएगा। मैं बता दूं, सिंपल को कंपाउंड चेंज करने के लिए ऑप्शंस देखते हैं, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अच्छा, आपको एंड, जिनको रूल्स पता है वो देखेंगे, यहाँ पर एंड लगा है। और एंड कौन सा कंजंक्शन है, तो एंड बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में भी कौन सा टाइप है, तो बेटा ये कोऑर्डिनेटिंग में कम्युलेटिव, कौन सा, कम्युलेटिव कंजंक्शन, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बेटा ढूंढ लेना, किताबों में मिलेगा भी नहीं, मैं बता रहा हूं। जो कोऑर्डिनेटिंग, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये एंड, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस में नहीं आ रहा है इसको चेंज करने में। क्यों, क्योंकि इनका जो मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। सारी चीजें जो स्पेशल जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। बिसाइड बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होने के अलावा वो क्या है, ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। मतलब उसके अंदर 2 क्वालिटी हैं, ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग टू। अब यहाँ देखिए, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब इसमें देखो दिमाग लगाया है, इसमें कह रहा है कि केवल इंटेलिजेंट नहीं है, जो इसी की तरह बोल रहा है, बस इसमें बिसाइड का यूज किया गया, इसमें नॉट ओनली का यूज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगेगा कि बड़ा सिंपल सा और सीक्वेंस सा बनाया है। बट का यूज किया है, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग हर जगह यूज किया है तो आपको लगेगा कि कंपाउंड है, पर भी देखना है ध्यान से। ही इज इंटेलिजेंट कॉमा एंड ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब देखिए, ऑल्सो हार्ड वर्किंग, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान में देते रहना है, और जिनको ध्यान में देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी सही है। सिंस ही इज इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, कहां पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं क्योंकि काफी नीचे चला जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया बेटा। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तो आ गया, पर ये भाई साहब अलग ही इधर बैठे हुए हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर कह रहा है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देखिए और बताइए कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, चार तरीके के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। आपको बताना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर द शो वॉज ओवर, जब शो ओवर हो गया, द क्राउड क्विकली डिस्प्रेस्ड, मतलब धीरे धीरे चली गई, पता नहीं चला, भीड़ चली गई, पता नहीं चला। कौन सा सेंटेंस है जिसको आप देखेंगे आफ्टर कंजंक्शन से शुरू हो रहा है और ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए अगला बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कह रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान देते हैं, मैं तुमको बड़ा बताऊं, बड़ा मजा आता है मुझे इस चीज को। बच्चे जैसे ही देखते हैं ना एक साइन, कौन सा साइन देखते हैं बच्चे? साइन देखते हैं कौन सा? बच्चे साइन देख लेते हैं ये वाला। जैसे ही बात आती है एक्सक्लेमेटरी की तो बच्चों के मन में आता है ये वाला साइन जहां होगा वहीं पर क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि जहां पर ये साइन होता है वहीं पर केवल एक्सक्लेमेटरी होती है, वहीं पर होता है, पर साइन के अलावा कुछ चीजें और भी ध्यान देनी पड़ती हैं। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सेज कि सडन फीलिंग्स होनी चाहिए, स्ट्रांग इमोशन होने चाहिए। जब ये सेंटेंस में दिखाई पड़े और ये साइन दिखाई पड़े वहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। देखिए कैसे, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दिस इज। अब यहां पे दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन और यहां पे एक वर्ड लगाया गया है व्हाट। अब आपको लगेगा इंट्रोगेटिव, नहीं इंट्रोगेटिव नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी के साइन है। किसके साइन है? एक्सक्लेमेटरी के साइन। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रांग इमोशन, वो किसी जमीन को देखा या उसने किसी ऐसी जगह को देखा जिसे वो खरीदने गया था और देखते ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज दिस, या इट इज, व्हाटएवर इट इज, दिस इज, ओके दिस इज, है ना। तो यहां पे क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ही सॉ दैट आई डिड, व्हाट डज द सेंटेंस कंटेन, ये भी इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और बाकी उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब कुल मिलाकर के ये फॉलो कर रहा है सेंटेंस के पैटर्न को, इंट्रोगेटिव। ही सॉ व्हाट आई डिड, उसने देखा जो मैंने किया, है ना। उसने क्या देख लिया? जो मैंने किया। बेटा ऐसा काम करो ही मत कि कोई देखे और कोई बुरा बोले, है कि नहीं। हमेशा अच्छी राह पे चलो और अच्छे काम करो तो कोई टेंशन ही नहीं होने वाली है। फिर तुम कुछ भी करो, कोई कुछ भी देखे, कोई परेशानी की बात होती नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, माई फ्रेंड गेव मी अ बुक येस्टरडे। कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है किसका? सेंटेंस का। माई फ्रेंड गेव मी, क्या दिया? बुक दिया। कब दिया? येस्टरडे को दिया। तो भैया देने का काम किसने किया? माई फ्रेंड ने। ये वर्ब हो गई। मी किसको दिया? मी को। क्या दिया? बुक दिया। येस्टरडे। चलो चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। माई फ्रेंड, सॉरी अरे मैं टिक क्यों लगा रहा हूं भाई, टिक क्यों लगाना था मुझे, सॉरी। चलिए माई फ्रेंड गेव मी अ बुक येस्टरडे, क्या हो जाना चाहिए बेटा? तो बताओ, मी अ बुक, सी, ऑप्शन सी। ऑब्जेक्ट ढूंढना है, बहुत बड़ी बात नहीं करनी थी बेटा, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने की बात मैंने नहीं की थी। आपको इतना तो आ जाना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव वन। करा एक सेंटेंस देता हूं, उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दो। अब इंट्रोगेटिव अगर आपने पढ़ा है कि अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या कैसे क्या बनाते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पे। ही इज नेवर ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम से नहीं रहता, तो फिर कैसे रहता है? अभी चलो इधर देखो, ही इज नेवर ऑन टाइम, इसे क्या करना है? चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ये इंट्रोगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इज ही नेवर ऑन टाइम? ही इज नॉट ऑन टाइम, ऑन टाइम ही इज नेवर। बेटा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पहले ही आपको समझ जाना चाहिए इंट्रोगेटिव यही है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क के अलावा इसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो भी करना चाहिए। एक इंट्रोगेटिव का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जब, तो हेल्पिंग वर्ब
इसके बाद बेटा क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद हो जाता है, अगर नॉट लगा है, नेवर लगा है तो नॉट या नेवर लग जाता है, उसके बाद आपके वर्ब की फॉर्म लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है और देन एट द लास्ट इंट्रोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं जरा। इन द सेंटेंस शी फेल्ट हैप्पी अबाउट हर रिजल्ट, शी फेल्ट हैप्पी अबाउट रिजल्ट, क्या बताना है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हैप्पी। करा एक वर्ड है, इस सेंटेंस में एक वर्ड यूज किया है मैंने, क्या, हैप्पी, एक वर्ड यूज किया है मैंने, हैप्पी यूज किया है और बोला है बताओ ये वर्ड हैप्पी क्या है। तो बेटा ये वर्ड हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, क्वालिटी बता रहा है ना बेटा, तो एडजेक्टिव है। अब आ जाते हैं आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक चलेगा। चलिए इसे भी मैं आपके सामने ऊपर रख देता हूं और यहां से हम एक अच्छी सी शुरुआत। अरे अरे भैया नाच रहा है बाबा। चलिए ये क्या है, इरेजर का काम बहुत ज्यादा पड़ जाता है, ये इरेजर बड़ा नहीं हो सकता है क्या, नहीं बड़ा हो सकता है, पता नहीं क्या है, बड़ा होता है कि नहीं, खैर क्या करना है, बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसे एक काम करते हैं, कुछ और थोड़ा सा कार्यक्रम समझते हैं इसका। मेरा मानना है, अरे अरे नहीं, अरे नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। चलो भैया मिटा देते हैं, टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा ही है मिटा देते हैं, क्यों इतना ज्यादा बवाल करना है ना। चलिए और देखिए ध्यान दीजिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। क्या कहता है इसमें और क्या करना है, हमें ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपने नाउन पढ़ा है तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटेंस दिया गया है द चाइल्ड वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ग्रेट, और उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और बोल रहा है काइंडनेस बुक बॉय और टीम। तो बेटा आंसर हो जाएगा काइंडनेस। क्या हो जाएगा, किसको रिवार्ड मिला था, बच्चे को रिवार्ड मिला था, किसके लिए, फॉर द ग्रेट काइंडनेस। क्या हो जाएगा बेटा, यहां भर देंगे काइंडनेस। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। चलिए विच सेंटेंस यूजेस आर रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं समझ पाते हैं, बड़ी समस्या है बेटा। ये जो तुम लोग यूज करते हो ना, दैट, इफ, वेदर, तो लिखते नहीं बन रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, सुनना, दैट, इफ, वेदर, चलो लिख दिया, समझ लेना। हाँ, दैट, इफ, वेदर, और इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो कि एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाने लग जाते हैं। देखो कैसे, आई सॉ हिम यस्टरडे, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, व्हाट डू यू वांट, ईच ऑफ देम इज रेडी। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्या करेगा, ये जोड़ने का काम, रिलेशन का काम करता है, जोड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड। यहां पर एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इधर हेल्प्ड मी, और यहां पर ये हु ऐड किया गया है, इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया, तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, शी बॉट अ डिलीशियस मैंगो। सीधी सी बात है बेटा, डिलीशियस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है, विच वर्ब इन द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ओहो क्या बात है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के दो टाइप होते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। क्लास 10th के लिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपको ढूंढना है, क्या ऑप्शन में ढूंढना है, इंट्रांजिटिव वर्ब किसमें है, कौन से ऑप्शन में इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी, ओके, द बेबी, और उसके बाद डैश, साउंडली, रीड्स, स्लीप्स, ईट्स और राइड्स। तो बेटा द बेबी
स्लीप्स साउंडली, क्या करता है, स्लीप्स की बात कर रहा है। हाँ, यहां पे क्या हो जाएगा, स्लीप्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, जो कि यहां पे यूज किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन द सेंटेंस आगे क्या कह रहा है, देखिएगा। इन द सेंटेंस ही स्पीक्स सॉफ्टली, इन द सेंटेंस ही स्पीक्स सॉफ्टली, द वर्ड सॉफ्टली क्या है, इज एन एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर, कंजंक्शन या प्रीपोजिशन। तो बिल्कुल बेटा, अगर आप बोल रहे हैं और बोल कैसा रहे, सॉफ्टली, मतलब वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। और उसके बोलने का तरीका, मैनर बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज गुड, किस पे, अब एट, इन, ऑन, ऑफ। चलो बता दो शेरों, तुम्हें मैं 1 सेकंड 2 सेकंड का समय देता हूं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। चलिए बता दो भाई फटाक से, कोई बता सकता है? चलिए बेटा, नहीं बता पा रहे हैं तो देखना है आपको, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शी इज गुड एट, जैसे ये गुड के साथ लगता है, एट लगता है, लेकिन हमेशा नहीं बेटा। जब किसी सब्जेक्ट विशेष की बात होती है तो वहां एट लगा दिया जाता है। पर इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जो बच्चे एसएससी वाले होंगे वो जानते होंगे कि कैसे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं और क्या क्या होता है। हालांकि ये बहुत डीप पे चर्चा नहीं किया जा सकता है अभी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाने हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो मैं अभी चलूंगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बच्चों अभी बात ही हो रही थी, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए एक बड़ा प्यारा सा कोड होता है, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं, और वो कोड होता है क्या, फाइन बॉयल। और जिसे ये पता है वो इसे तुरंत बता देगा। इसके होता है फॉर, एट, नॉट, बट, सॉरी एंड, नॉट, बट, और, येट, सो। ये होते हैं 6-7 होते हैं, जिसके जरिए आप जान जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बिकॉज नहीं है, अनलेस नहीं है, ऑल्दो नहीं है, सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। और नॉर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड, कह रहा है ये एक वर्ड कैपिटलाइज किया गया, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ये बताइए कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। तो बेटा ये इंटरजेक्शन में यूज होता है। कहां यूज होता है, इंटरजेक्शन में यूज होता है। ये एक वर्ड है हुर्रे, जो कि कहां यूज होता है, इंटरजेक्शन में यूज होता है। हाँ, एक्सक्लेमेटरी वाले जो वर्ड्स होते हैं, साइन होते हैं, वो उसमें यूज किए जाते हैं, आपके क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन में यूज किए जाते हैं। चलिए यहां तक हो गया, मैं इसे मिटाऊंगा, और मिटाने के बाद फिर हम चलेंगे आगे के क्वेश्चंस पर। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, ये मिटाने का कार्यक्रम मैं पूरा निपटा लूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपके बहुत बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। कहां पर हेल्प करने वाले हैं, तो ये आपको हेल्प करने वाले हैं बेटा, क्या कहते हैं, आपके अगले जो भी एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के पर्पज से, वो